नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल डीएस की हिस्ट्री पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, बात करते हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति के टॉपिक राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के बारे में। आज अपना टॉपिक कौन सा होगा? वाद्य यंत्र। अगर आप इस टॉपिक को लेकर डाउट में हैं कि सर हमें वाद्य यंत्र याद नहीं होते, तो आज हम आपको ट्रिक के माध्यम से सभी वाद्य यंत्रों को याद करवाने का काम करेंगे। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान की कला एवं संस्कृति की तैयारी करना चाहते हो, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर राजस्थान की कला संस्कृति की कुछ क्लासें पहले ही डाल रखी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो उन क्लास को जरूर देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं किसके बारे में? वाद्य यंत्रों के बारे में। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान में वाद्य यंत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में। 4 भाग कौन से हैं? तत् वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र, अवनद या ताल वाद्य यंत्र। चौथा प्रकार कौन सा है? घन वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि तत्व वाद्य यंत्र कौन सी है। तो तत्व वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र हैं जो तारों से स्वर की उत्पत्ति होती हो, यानी जिन वाद्य यंत्रों के में तारों का प्रयोग किया जाता है, यानी जिन वाद्य यंत्रों से तारों से स्वर की उत्पत्ति, यानी जिसमें तार लगे हुए होते हैं और उन तारों से क्या है, स्वर की उत्पत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? तत् वाद्य यंत्र। दूसरा प्रकार देखते हैं, कौन सा प्रकार है? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो फूंक मारकर स्वर की उत्पत्ति करते हो, यानी जिनसे क्या है, फूंक मारकर स्वर उत्पन्न होता हो। कौन से वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार अवनद या ताल वाद्य यंत्र के बारे में। तो चमड़े के भाग से स्वर की उत्पत्ति किन से कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? अवनद वाद्य यंत्र या ताल वाद्य यंत्र। यानी जिन वाद्य यंत्रों में चमड़े के भाग से स्वर की उत्पत्ति होती है, वह कौन से वाद्य यंत्र हैं? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। अब आपको चौथा प्रकार ध्यान रखना होगा, घन वाद्य यंत्र। तो घन वाद्य यंत्र कौन से हैं? वे वाद्य यंत्र जो जिन पर चोट या आघात करने से स्वर की उत्पत्ति होती हो। यहाँ पर मैंने शॉर्ट लिखने का काम किया है, तो आपको समझ आ रहा होगा कि घन वाद्य यंत्र कौन से हैं। तो जिन पर चोट या आघात करने से स्वर की उत्पत्ति होती हो। इसी पर ऐसे ही मैंने पहले बात की तत्व सुशिर व अवनद व घन के बारे में। जैसे तत् तारों से स्वर की उत्पत्ति, सुशिर में फूंक मारकर स्वर की उत्पत्ति, अवनद या ताल में क्या है, चमड़े के भाग से स्वर की उत्पत्ति होती है, घन से क्या है, चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ हमने बात की राजस्थान में वाद्य यंत्रों के चारों प्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं पहले प्रकार को लेकर। पहला प्रकार कौन सा है? तत्व वाद्य यंत्र। तो ऐसे वाद्य यंत्र जो तारों द्वारा निर्मित हो, यानी जिनसे क्या है, तारों से स्वर की उत्पत्ति हो। कौन से वाद्य यंत्र? तत्व वाद्य यंत्र। अब आपको याद करना होगा कि तत्व वाद्य यंत्र कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो तत्व वाद्य यंत्र की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर मैंने जो ट्रिकें लिख रखी हैं, जो भी ट्रिक आपको पसंद आए वह आप याद कर सकते हैं। तत्व वाद्य यंत्र की ट्रिक क्या है? रावण की कामयाचा की रवाज का जंतर सारंगी चिकारा दुकाको सुरिंदा गुजरी भपंग का एक निशान है। यानी जैसे ही आप इसे 3-4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे रावण की कामयाचा की रवाज का जंतर सारंगी चिकारा दुकाको सुरिंदा गुजरी भपंग का एक निशान है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि सर यह ट्रिक तो काफ़ी बढ़िया, इसमें तो सारे वाद्य यंत्रों के नाम आ गए, इसमें वाद्य यंत्रों के नाम ही दे रखे हैं, जैसे रावण, कामयाचा, रवाज, जंतर, सारंगी, चिकारा, दुकाको, सुरिंदा, गुजरी, भपंग, इकतारा, निशान, यह सभी क्या है? तत्व वाद्य यंत्र हैं। अब आप कहते हो सर यह तो ट्रिक बढ़िया, लेकिन हमें तो आप शॉर्ट ट्रिक बताइए। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है? जरा सरक भाई चीनी खा। यह तो आप आसानी से याद कर सकते हो। कौन सी ट्रिक है? जरा सरक भाई चीनी खा। यानी जरा सरक भाई चीनी खा। जा से जंतर, रा से रावणत्ता, सा से सारंगी, रा से रवाज, का से कामयाचा, वा से भपंग, ई से इकतारा, ची से चिकारा, नी से निशान, खा से खम्मच। इतने वाद्य यंत्र आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद हो गए तो आपको यह तो आसानी से याद हो जाएंगे कि अपंग, स्वरमंडल, रवाब, चौतारा व रवाज, यह सभी क्या है? तत्व वाद्य यंत्र है। यानी तत्व वाद्य यंत्रों की ट्रिक आपको कौन सी ध्यान रखनी होगी? जरा सरक भाई चीनी खा। कौन सी ट्रिक? जरा सरक भाई चीनी खा। जा से जंतर, रा से रावणत्ता, सा से सारंगी, रा से रवाज, बा से भपंग, ई से इकतारा, ची से चिकारा, नी से निशान, खा से खम्मच। बाकी अपंग, स्वरमंडल, रवाब, रवाज व चौतारा, यह सभी क्या है? तत्व वाद्य यंत्र हैं। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार के बारे में। कौन से वाद्य यंत्र? सुशिर वाद्य यंत्र।
तो वह सुशिर वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? ऐसे वाद्य यंत्र जो फूंक मारकर बजाए जाते हों वह क्या कहलाते हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र में भी हमने 2 ट्रिक लिख रखी हैं, आपको जो भी पसंद आए वह याद कर लीजिएगा। सुशिर वाद्य यंत्र में आपको ध्यान रखना होगा कि मोर की नड़ मसकने से सतारा, शहनाई, बांसुरी, अलगोजा की पुंगी बजती है। यानी मोर की नड़ मसकने से सतारा, शहनाई, बांसुरी, अलगोजा की पुंगी बजती है। यह सभी कौन से हो गए? सुशिर वाद्य यंत्र। अगर आपको यह याद नहीं हो रहा है तो दूसरी ट्रिक आपको यह याद करनी है कि सर यह ट्रिक तो काफ़ी बड़ी है, इसमें भी सभी के नाम दे रखे हैं, यह याद हमें नहीं हो पाएगी, आप हमें शॉर्ट ट्रिक और बताओ। तो हमने सुशिर वाद्य यंत्र की दूसरी ट्रिक और भी लिख रखी है कि माशा अल्लाह बांस की पुंगी मोर ने शंख तुरई सी बजाई। यानी माशा अल्लाह बांस की पुंगी मोर ने शंख तुरई सी बजाई। यह ट्रिक तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, जब आप इसे 3 से 4 बार बोलोगे तो आपको आराम से याद हो जाएगी। क्या ट्रिक है सुशिर वाद्य यंत्र की? कि माशा अल्लाह बांस की पुंगी मोर ने शंख तुरई सी बजाई। ऐसे आप बोलते हो कि माशा अल्लाह बांस की पुंगी मोर ने शंख तुरई सी बजाई। यानी इस ट्रिक को आप 3 पार्ट में बोलकर याद करोगे। जैसे माशा अल्लाह बांस की पुंगी मोर ने शंख तुरई सी बजाई, तो माँ से मशक, सा से शहनाई, आ से अलगोजा, वा से बांसुरी, पुंगी से पुंगी हो गया, मुँह से मोरचंग, ना से नड़, ना से नागफनी, इसमें डबल वो लिख रखा है मैंने हाईलाइट, सा से शंख, तुरई, तुरई हो गया, सी से सींगी, बा से बांकिया और सिंगी और टोटो। यह आपको ध्यान रखने होंगे 2 अलग से। सुशिर वाद्य यंत्र में कौन से? सिंगी और टोटो। तो यहाँ पर जो भी आपको हाईलाइट दिख रहा है तो उनको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी आपको सभी याद हो जाए तो और भी अच्छी बात है। जैसे मशक हुआ, शहनाई, अलगोजा, मोरचंग, नागफणी व बांकिया, यह सभी कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्रों की ट्रिक आपने कौन सी देखी? माशा अल्लाह बांस की पुंगी मोर ने शंख तुरई सी बजाई। आप इस क्लास को 2-3 बार देखोगे या इस ट्रिक को अपने हाथ से लिखकर आप इसमें लाइन खींचकर लिखोगे। जैसे माँ से मशक, सा से शहनाई, आ से अलगोजा, वा से बांसुरी, पा से पुंगी, मोर से मोरचंग, नड़ से नागफणी व नाग, नड़ से ने से नड़ व नागफणी, शंख से शंख तुरई, सीखी, बांकिया व सिंगी व टोटो कौन से वाद्य यंत्र हैं? सुशिर वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं अवनद व घन वाद्य यंत्रों के बारे में, यानी अवनद या ताल वाद्य यंत्र। तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे चौथे वाद्य यंत्र को लेकर। तो जब आपको तीसरे प्रकार के बारे में देखना होगा अवनद या ताल वाद्य यंत्र, यानी जिन वाद्य यंत्रों का निर्माण खाल एवं चमड़े से ढककर एवं मढ़कर किया जाता है वह कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? तो वह अवनद या ताल वाद्य यंत्र कहलाते हैं। जब आपको तत्व सुशिर वाद्य यंत्र याद हो गए तो इन वाद्य यंत्रों के लिए आपकी कोई भी ट्रिक आप बना सकते हो, लेकिन हमें जब आप सुशिर और तत्वाद्य यंत्र याद कर चुके होंगे तो यहाँ से एक ही प्रश्न पूछा जाए, निम्न में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र है या निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य यंत्र है। जब आपको तत्व सुशिर याद है तो अवनद और घन को तो आप आसानी से याद कर सकते हो। यानी चंग, मृदंग, नौवत, मादल, ढोल, नगाड़ा, आपको जो भी वाद्य यंत्रों में खाल एवं चमड़े से मढ़कर एवं ढककर बनाए जाते हैं वे कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। यानी जिनको हाथ से बजाया जाता है, जिनसे आवाज़ निकलती है, जो खाल एवं चमड़े से मढ़कर बनाई जाती है, तो आपको पता है चंग, मृदंग, नौवत, मांदल, ढाल, नगाड़ा, खंज, माठ, धौसा, तासा, दमामा, कुंडी, डेरू या डमरू, यह सभी वाद्य यंत्र कौन से हैं? अवनद या ताल वाद्य यंत्र। बात करते हैं चौथे प्रकार घन वाद्य यंत्र के बारे में। तो घन वाद्य यंत्र कौन से हैं? जिनका निर्माण क्या है? धातुओं से होता है, यानी जिसमें क्या चोट या आघात से स्वर की उत्पत्ति होती हो वह कौन से वाद्य यंत्र कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं घन वाद्य यंत्र। तो आपको पता है झांझ, मजीरा, आप नॉर्मल से जानते होंगे इनको। तो झांझ हुआ, मजीरा हुआ, रमझोल, खड़ताल, चिमटा, थाली, घंटा, घुरालिया, श्रीमंडल, टकोरा, झालर, भरनी, लेजिम, कागरेच व खड़ताल। इसमें से आपको घन वाद्य यंत्रों में 4-5 प्रमुख रूप से इंपोर्टेंट है जो ध्यान रखने होंगे। जैसे खड़ताल याद रखना होगा, उसके बाद आपको श्रीमंडल ध्यान रखना होगा, उसके बाद आपको लेजिम ध्यान रखना होगा, उसके बाद आपको खड़ताल याद रखना होगा। यह सभी कौन से हैं? घन वाद्य यंत्र। तो आज हमने बात की किसके बारे में? वाद्य यंत्रों के चारों प्रकारों के बारे में।
तो चारों प्रकारों में सबसे पहले बात की तत् वाद्य यंत्र की, उसके बाद हमने बात की सुशिर वाद्य यंत्रों को लेकर, उसके बाद बात की अवनद्या ताल वाद्य यंत्रों को लेकर, चौथे प्रकार के बाद बात की हमने कौन से घन वाद्य यंत्रों को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सभी वाद्य यंत्र याद हो गए होंगे। अगर आप कोई भी नोट्स बनाना चाहते हो तो बहुत अच्छी तरह नोट्स भी बना सकते हो। आप पीडीएफ की डिमांड नहीं किया करें, क्योंकि पीडीएफ किसी को भी उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी, क्योंकि थोड़ी आप भी मेहनत लिखने का काम करें, मेहनत करने का काम करें। मेहनत करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा और आप लिखकर याद करोगे तो साथ ही साथ आपको मैटर याद होने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं एक एक वाद्य यंत्रों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे तत् वाद्य यंत्रों को लेकर। तत् वाद्य यंत्र में सबसे पहले प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा देखेंगे? रावड़त्ता। तो रावड़त्ता के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, रावड़त्ता कैसा वाद्य यंत्र है? तो यह तत् वाद्य यंत्र है। और रावड़त्ता के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र, यानी राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? रावड़त्ता वाद्य यंत्र। और रावड़त्ता वाद्य यंत्र में तार कितने होते हैं कुल? तो आपको ध्यान रखना होगा कुल 9 तार होते हैं, तथा इसे क्या है? गज से बजाया जाता है। तो इसमें आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना होगा कि रावड़त्ता वाद्य यंत्र का उपयोग पाबूजी व डूंगजी जवार जी की फड़ का वाचन करते समय करते हैं। यानी पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो रावड़त्ता। डूंगजी व जवार जी की फड़ का वाचन करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? तो रावड़त्ता। यानी फड़ वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कौन सा होगा? रावड़त्ता। अब आपको ध्यान रखना होगा कि इस रावड़त्ता का निर्माण कैसे किया जाता है। तो निर्माण के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि आधे नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल चढ़ाकर तथा इसमें बांस का लंबा तना होता है। यानी इसका निर्माण कैसे होता है? आधे नारियल की कटोरी पर बकरे की खाल चढ़ाकर तथा इसमें क्या होता है? बांस का लंबा तना होता है। यह कौन से वाद्य यंत्र की प्रमुख विशेषता है? रावड़त्ता वाद्य यंत्र की। और रावड़त्ता वाद्य यंत्र किसका मुख्य वाद्य यंत्र है? तो यह भोपों का वाद्य यंत्र है। किसका वाद्य यंत्र है? भोपों का। उसके बाद बात करते हैं दूसरे वाद्य यंत्र कामयाचा वाद्य यंत्र को लेकर। तो कामयाचा वाद्य यंत्र कैसा वाद्य यंत्र है? सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा तत् वाद्य यंत्र। कैसा वाद्य यंत्र हुआ? तत् वाद्य यंत्र। ईरानी वाद्य यंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? कामयाचा वाद्य यंत्र की विशेषताएं ध्यान रखनी होगी। ईरानी वाद्य यंत्र सारंगी के समान होता है। इसमें कुल तार कितने होते हैं? इसमें क्या है? कामयाचा में 16। यह योगी व नाथ मुनियों द्वारा प्रयोग किया जाता है। योगी व नाथ मुनियों के द्वारा कामयाचा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग क्या है? जैसलमेर बाड़मेर में लंगा व मांगड़ियार जाति के द्वारा किया जाता है। यानी जैसलमेर बाड़मेर में रहने वाली लंगा व मांगड़ियार जाति के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना होगा कामयाचा वाद्य यंत्र। कामयाचा वाद्य यंत्र राजस्थान में इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन से राजस्थान में कामयाचा वाद्य यंत्र के? तो कमल साकर खां। कौन से? कमल साकर खां। अब बात करते हैं कामयाचा वाद्य यंत्र को लेकर कि इसमें यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। यानी इसके निर्माण को लेकर तो कामयाचा के बारे में ध्यान रखना होगा, यह लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है। इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं। और कामयाचा का जादूगर किसे कहा जाता है? कमल साकर खां को। यानी इसमें से कामयाचा में से 2-3 प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किसका आकार है? सारंगी के समान है। योगी व नाथ मुनियों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ईरानी वाद्य यंत्र है। और जैसलमेर बाड़मेर में लंगा व मांगड़ियार जाति रहती है, कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करती है? कामयाचा वाद्य यंत्र का। और कामयाचा के जादूगर या कामयाचा के प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कमल साकर खां। यह बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं रवाज वाद्य यंत्र के बारे में। तो रवाज वाद्य यंत्र कौन सा है? तत् वाद्य यंत्र। इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? इसमें तारों की संख्या होती है 12। और यह कामयाचा की तरह होता है। यानी इसकी आकृति या इसकी बनावट कैसी होती है? तो यह कामयाचा की तरह होती है। रवाज बजाते समय उंगली के नाखूनों का प्रयोग किया जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा वाद्य यंत्र बजाते समय उंगली के नाखूनों का प्रयोग किया जाता है? तो वह कौन सा वाद्य यंत्र है? रवाज वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं जंतर वाद्य यंत्रों को लेकर। कौन सा वाद्य यंत्र? जंतर वाद्य यंत्र। तो जंतर वाद्य यंत्र कैसा है? यह तत् वाद्य यंत्र है। और इसकी आकृति कैसी है? यह इसकी आकृति क्या है? बीड़ा के समान है। इसमें तार कितने होते हैं? 4 से लेकर 6 तक। और जंतर वाद्य यंत्र में 2 तुम्बे होती हैं। तुम्बों पर मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे लगे होते हैं। यानी इसके निर्माण को लेकर बात करें, जंतर वाद्य यंत्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है? तो इसमें 2 तुम्बे होते हैं और 2 तुम्बों पर क्या है? मगरमच्छ की खाल के 22 पर्दे लगे होते हैं। और सबसे प्रमुख बात आपको ध्यान रखनी होगी, इसे खड़े होकर गले में लटकाकर बजाया जाता है। यानी जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग कैसे किया जाता है? खड़े होकर गले में लटकाकर इसे बजाया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग
गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय किया जाता है। यानी देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय गुर्जर जाति के भोपों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको आंसर करना होगा जंतर वाद्य यंत्र। अब बात करते हैं सारंगी वाद्य यंत्र को लेकर। तो सारंगी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, इसके कई प्रकार हैं। सारंगी के कई प्रकार होते हैं, सिंगी, गुजराती, धानी व जोगियों की सारंगी। अब बात करते हैं इसे सारंगी को क्या कहते हैं? कामयाचा का राजा। कामयाचा का राजा किसे कहा जाता है? सारंगी को। और सारंगी में तार कितने होते हैं? तो 27। इसका निर्माण किससे होता है? सागवान, रोईड़ा व कैर वृक्ष की लकड़ी से होता है। यानी सारंगी का निर्माण किससे होता है? सागवान, रोईड़ा व कैर वृक्ष की लकड़ी से। और सारंगी वाद्य यंत्र का सर्वाधिक प्रयोग जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। यानी जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा जाति के लोगों के द्वारा किसका प्रयोग किया जाता है? सारंगी का। यानी सारंगी का सर्वाधिक प्रयोग किसके द्वारा? लंगा जाति के द्वारा। कहाँ पर? जैसलमेर व बाड़मेर में। अब बात करते हैं अगले पॉइंट को लेकर। तो सारंगी के बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि सारंगी के तार बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। सारंगी के तार क्या है? बकरे की आंत से निर्मित होते हैं। उसके बाद बात करें एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षा में पूछा जा चुका है। सारंगी का सुल्तान कौन था? सुल्तान खां सीकर। कौन सा था? सुल्तान खां सीकर। तो सारंगी के बारे में आपको 3-4 लाइनें ध्यान रखनी होंगी कि इसका निर्माण, उसका प्रयोग जैसलमेर, बाड़मेर में लंगा जाति के द्वारा। सारंगी का सुल्तान किसे कहा जाता है? सुल्तान खां सीकर को। और इसके प्रकारों के बारे में। अब बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र को लेकर। सारंगी को बजाने में प्रयुक्त गज में घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। यानी आपको ध्यान रखना होगा सारंगी के बारे में कि सारंगी को बजाने में प्रयुक्त गज में घोड़े की पूंछ के बालों का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आपको ध्यान रखना होगा कि मारवाड़ के जोगियों द्वारा गोपीचंद भरतरी, निहालदे आदि की ख्याल गाते समय प्रयुक्त वाद्य यंत्र। तो आपको आंसर करना होगा कौन सा वाद्य यंत्र है? सारंगी वाद्य यंत्र। और तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है? सारंगी। अब बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र को लेकर, भपंग को लेकर। तो भपंग का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। यानी भपंग क्या है? मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। और भपंग कैसा है? यह भी तत् वाद्य यंत्र है। और अगली बात आपको ध्यान रखनी होगी भपंग वाद्य यंत्र के बारे में कि भपंग का जादूगर कौन सा है? जहूर खां मेवाती। यहाँ से यही प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में कि यह भपंग किस क्षेत्र का वाद्य यंत्र है? मेवात क्षेत्र का। और भपंग का जादूगर कौन सा है? जहूर खां मेवाती। उसके बाद आपको निर्माण को लेकर भी यहाँ पर 2 लाइनें लिख रखी हैं, लेकिन यहाँ से कभी भी प्रश्न नहीं पूछा गया है। फिर भी आपको देखना होगा कि भपंग का निर्माण कैसे होता है। यह कटे हुए लौकी व तुम्बे का बना होता है जिसके खुले हुए भाग पर चमड़ा मढ़कर बजाया जाता है। तो यह बात हुई भपंग को लेकर। भपंग को लेकर 2 चीज़ ध्यान रखनी होंगी कि मेवात क्षेत्र का वाद्य यंत्र है और भपंग का जादूगर कौन है? जहूर खां मेवाती। अब बात करते हैं एकतारा वाद्य यंत्र को लेकर। तो एकतारा वाद्य यंत्र में सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा इसमें तारों की संख्या कितनी है? 2। क्योंकि यहाँ पर आपको नाम देखते ही ऐसा आता है कि इसमें एकतारा में तो एक ही तार होगा। यही एग्जामिनर चालाकी करता है और प्रश्न पूछ ले जाता है कि एकतारा वाद्य यंत्र में तारों की संख्या कितनी है। तो यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें तार कितने माने थे? 2। अब बात करते हैं उपनामों के बारे में। तो एकतारा को किस नाम से जानते हैं? आदि बाघ व मूल बाघ। और एकतारा का संबंध किससे है? तो इसका नारद जी व मीराबाई से माना जाता है। कौन सी वाद्य यंत्र का संबंध? एकतारा वाद्य यंत्र का। और इसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? नाथ, साधु व सन्यासी आदि के द्वारा इसका क्या प्रयोग किया जाता है। जबकि इसका निर्माण कैसे किया जाता है? गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। यानी एकतारा वाद्य यंत्र के बारे में आपको देखना होगा कि इसका निर्माण कैसे होता है। तो गोल तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। एक हाथ से एकतारा तथा दूसरे हाथ से एक करताल बजाई जाती है। एकतारा में एक ही पॉइंट आपको ध्यान रखना होगा कि इसमें तार कितने हैं? 2। और इसका संबंध नारद जी व मीराबाई से है। कौन से वाद्य यंत्र का संबंध? एकतारा का। अब बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र को लेकर। तो अगला वाद्य यंत्र कौन सा है? निशान। निशान में तारों की संख्या कितनी है? 4। निशान के अन्य नाम क्या है? तंदूरा, चौतारा व तंबूरा। यानी निशान वाद्य यंत्र में तार की संख्या कितनी है? 4। और इसके अन्य नाम क्या है? तंदूरा, चौतारा व तंबूरा। और निशान वाद्य यंत्र का उपयोग कांवड़ जाति के लोग रामदेव जी के भजन गाते समय करते हैं। यानी तंदूरा, चौतारा व तंबूरा कौन सा वाद्य यंत्र है? निशान वाद्य यंत्र के अन्य नाम है। अब बात करते हैं रबाब वाद्य यंत्र को लेकर।
तो रवाब कहाँ पर प्रयोग किया जाता है? अलवर व टोंक में। और रवाब में तार कितनी है? 4। और इसका प्रयोग क्या है? मेव जाति के भाटों के द्वारा किया जाता है। यानी मेव जाति के भाटों के द्वारा किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रवाब वाद्य यंत्र का। अब बात करते हैं अगले वाद्य यंत्र को लेकर, दुकाको वाद्य यंत्र। तो साथियों अभी तक हम बात कर रहे हैं तत् वाद्य यंत्रों को लेकर। तत् वाद्य यंत्रों में कौन से वाद्य यंत्र के बारे में बात कर रहे हैं? दुकाको लेकर। तो भील जनजाति के लोगों के द्वारा प्रयोग दीपावली के अवसर पर किया जाता है। किस वाद्य यंत्र का? दुकाको वाद्य यंत्र का। तो दुकाको वाद्य यंत्र किसका है? भील जनजाति के लोगों के द्वारा प्रयोग दीपावली के अवसर पर। यानी दुकाको वाद्य यंत्र आपको नाम आते ही याद आना चाहिए, भील जनजाति। अब बात करती है तंदूरा के बारे में। तो तंदूरा में सिर्फ आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी होगी, किसका नाम? चौतारावा बेड़ो। इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 4। जबकि कांवड़ जाति के लोगों के द्वारा तंदूरा बजाया जाता है। यानी राजस्थान में कांवड़ जाति के लोगों के द्वारा तंदूरा बजाया जाता है। आपको ध्यान रखना होगा यह लाइन, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सी जाति के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है? तो कांवड़ जाति के द्वारा। अब बात करते हैं गुजरी वाद्य यंत्र को लेकर। तो गुजरी वाद्य यंत्र भी तत् वाद्य यंत्र है। और इसमें देखना होगा रावणत्ता से मिलता जुलता वाद्य यंत्र तथा आकृति में रावणत्ता से आधा वाद्य यंत्र है। कौन सा? गुजरी। गुजरी में आपको ध्यान रखना होगा रावणत्ता से मिलता जुलता वाद्य यंत्र तथा आकृति में रावणत्ता से आधा वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र? गुजरी वाद्य यंत्र। आज हमने बात की तत् वाद्य यंत्रों को लेकर। कौन से वाद्य यंत्र को लेकर? तत् वाद्य यंत्रों को लेकर। सबसे पहले बात की तत् वाद्य यंत्रों के प्रकारों के बारे में, फिर उसके बाद हमने बात की तत् वाद्य यंत्रों को लेकर। अब बात करेंगे अगली क्लास में सोसर वाद्य यंत्रों को लेकर। साथियों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपने कंप्लीट देखी है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, क्योंकि कंप्लीट आपने तभी देखी होगी जब आपको यह क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चाहते हो कि आपके साथियों के साथ भी इसको शेयर किया जाए, तो आप इसको क्या है शेयर करेंगे और कमेंट में अपना रिव्यू जरूर देंगे। साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।